हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अवनीत पाल छाबड़ा और आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशंस। हमारा केमिस्ट्री में ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। किसी चीज़ की हमें जिसमें स्ट्रेंथ निकालनी होती है, कितनी कंसंट्रेशन है, ये निकालने के लिए बहुत ज़रूरी है टॉपिक करना। तो शुरू करें। ओके, तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की होती क्या है या फिर स्ट्रेंथ क्या होती है। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से रहती है: द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड पर यूनिट सॉल्यूशन और सॉल्वेंट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन और स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। मतलब जितना हमारा सॉल्यूट जो हमने डिज़ोल्व करना है उसको जित एक यूनिट सॉल्यूशन में या सॉल्वेंट जिसमें डिज़ोल्व किया जाता है उसको हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन या स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। अब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हम दो तरीके से बता सकते हैं। पहला है हमारा क्वालिटेटिवली। इसमें हम स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन सिर्फ इस तरह से बताते हैं कि ये डाइल्यूट है या कंसंट्रेटेड है। डाइल्यूट मतलब जिसमें सॉल्वेंट ज़्यादा होगा, सॉल्यूट कम होगा, और कंसंट्रेटेड जिसमें सॉल्यूट ज़्यादा होगा बट फिर भी हमारा जो सॉल्वेंट है हमेशा सॉल्यूट से ज़्यादा ही होता है। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिवली। अब इसमें स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन जो है डिफरेंट पैरामीटर्स पे डिफाइन किया जाता है, जैसे मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन और भी बहुत से हैं। ये ज़्यादा बेटर तरीका है, क्योंकि अगर हम डाइल्यूट या कंसनट्रेटेड फॉर्म की बात करें तो डाइल्यूट फॉर्म में हमारे पास अगर हम 1 चम्मच चीनी घोलते हैं 1 ग्लास पानी में या 5 चम्मच चीनी घोलते हैं 1 ग्लास पानी में, तो अगर मुझे किसी को बताना है तो मैं उसको 1 चम्मच जो मैंने घोला चीनी का पानी में उसको मैं डाइल्यूट सोल्यूशन बोल दूंगी, और जो मैंने 5-6 चम्मच घोले चीनी के पानी में उसको मैं कंसनट्रेटेड सोल्यूशन बोल दूंगी। बट जब मेरे को अगली बार किसी को बताना है कि इसको इस तरह से बनाओ, तो अगर मैंने सिर्फ डाइल्यूट या कंसनट्रेटेड ही बोल दिया तो जो अगला इस सोल्यूशन को बनाएगा, जो भी कोई इस सोल्यूशन को बनाएगा, वो सही तरीके से नहीं बना पाएगा जब तक कि कहीं मैं डिफ़ाइन ना कर दूं कि डाइल्यूट सोल्यूशन मेरा की मोलारिटी या मोलालिटी इतनी है, क्वांटिटेटिवली इसको डाइल्यूट सोल्यूशन को इस तरह से बनाइए और क्वांटिटेटिवली कंसनट्रेटेड सोल्यूशन को इस तरह से बनाइए। तब तक वो उसे सही तरीके से जैसे एक ने बनाया वैसे ही नहीं बना पाएगा। तो अब क्वालिटेटिव स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन की अगर बात करें तो ये दो तरीक़ों से एक्सप्रेस की जाती है कि डाइल्यूट है या कंसनट्रेटेड फॉर्म है। डाइल्यूट स्ट्रेंथ का मतलब हुआ कि हमारा सोल्यूट कम मात्रा में लिया गया है सॉल्वेंट में ताकि सॉल्यूशन बन सके, और कंसनट्रेटेड स्ट्रेंथ बोला का मतलब हुआ ज़्यादा सारा सोल्यूट लिया गया है जो कि सॉल्वेंट में डिज़ोल्व किया गया है ताकि सॉल्यूशन बन सके। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वांटिटेटिव स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। अब क्वांटिटेटिवली हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन को कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि अमाउंट ऑफ मास या वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन सॉल्वेंट टू फॉर्म द सॉल्यूशन। मतलब जो हमने मास या वॉल्यूम लिया है सोल्यूट का, उसको जब हम सॉल्वेंट में डिज़ोल्व कर रहे हैं तो कितना अमाउंट हमने सोल्यूट क्या लिया था ताकि हमारा सॉल्यूशन बन सके। अब इसको डिफ़ाइन करने के काफ़ी सारे तरीके हैं, जैसे मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंट, मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मेलिटी और फॉर्मेलिटी। अब हम इन सभी को एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले डिस्कस करते हैं मास परसेंटेज और परसेंट बाय मास। अब मास परसेंटेज को किसी भी कंपोनेंट की सॉल्यूशन में हम कुछ इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। मास परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट इज डिफाइंड बाय मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इनटू 100 डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। यही अगर मुझे मास परसेंटेज ऑफ अ सोल्यूट डिफाइन करनी है तो मैं बोलूँगी मास ऑफ द सोल्यूट इन द सॉल्यूशन इनटू 100 डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। और अगर मुझे मास परसेंटेज किसी सॉल्वेंट की निकालनी है तो मैं उसको लिख दूंगी मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मास ऑफ द सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन इनटू 100 डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। तो अगर मेरे पास कोई सॉल्यूशन कोई मुझे कहे कि मैंने 10% ग्लूकोज लिया है
पानी में बाय मास, तो उसका मतलब हुआ कि 10 ग्राम ग्लूकोज का 90 ग्राम ऑफ वाटर में मिक्स किया गया है ताकि मेरे पास 100 ग्राम सॉल्यूशन बन सके। नेक्स्ट आता है हमारे पास वॉल्यूम परसेंटेज। अब वॉल्यूम परसेंटेज किसी भी कंपोनेंट में सॉल्यूशन की कुछ इस प्रकार से डिफाइन की जाती है। वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इनटू 100 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो अगर मैं सोल्यूट के लिए लेती हूँ तो हो जाएगा वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सोल्यूट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूट इन द सॉल्यूशन इनटू 100 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तब अगर एग्जाम्पल लें तो 10% इथेनॉल सोल्यूशन इन वाटर, इसका मतलब हुआ मेरे पास 10 ml मैंने इथेनॉल को पानी में इस तरह से डिज़ोल्व किया कि मेरा टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन 100 ml बन गया। जो सॉल्यूशंस में सिर्फ लिक्विड्स होते हैं उन्हें नॉर्मली हम इसी यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक और ले लेते हैं। 35% सॉल्यूशन इथाइलिन ग्लाइकोल का, जो कि एंटी फ्रीज की तरह काम करता है, उसको हम कार्स में यूज़ करते हैं इंजन को कूल करने के लिए। इस कंसंट्रेशन पे जो एंटी फ्रीज है वो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है उसको कम करके -17.6 डिग्री सेल्सियस तक ले जाता है, या फिर उसको हम अगर केल्विन की फॉर्म में एक्सप्रेस करें तो वो बनता है 255.4 केल्विन। तो हमारा जो एंटी फ्रीज के कारण जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है वो 0 डिग्री सेल्सियस से कम होके -17.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया इस सॉल्यूशन की वजह से। आगे चले। नेक्स्ट आता है हमारे पास मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। बोली हमारे पास मेडिसिन या फार्मेसी में यूज़ की जाती है। तो इसका होता है मास ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ द सोल्यूशन। तो अगर मुझे मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालना हो किसी कंपोनेंट का तो बनता है मास ऑफ कंपोनेंट इन द सोल्यूशन इनटू 100 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। नेक्स्ट आता है पार्ट्स पर मिलियन। जब कोई सोल्यूट किसी भी सोल्यूशन में ट्रेस क्वांटिटीज़ में हो, मतलब बहुत बहुत कम हो, तो उसको नॉर्मली उस कंसंट्रेशन को नॉर्मली हम पार्ट्स पर मिलियन में डिस्क्राइब करते हैं। तो पार्ट्स पर मिलियन हो गए नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट इनटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द सोल्यूशन। अब जो कंसंट्रेशन इन पार्ट्स पर मिलियन है इसको हम मास टू मास भी डिफाइन कर सकते हैं, वॉल्यूम टू वॉल्यूम भी और मास टू वॉल्यूम भी। एग्जाम्पल के तौर पे 1 लीटर ऑफ सी वाटर जो होता है जिसका वेट अराउंड 1030 ग्राम्स होता है, उसमें अबाउट 6 × 10⁻³ ग्राम्स डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का होता है। अब इतनी कम कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग यूज़ कर लेते हैं 5.8 ग्राम पर 106 ग्राम, जो कि बना मेरा 5.8 ppm ऑफ सी वाटर। जो कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स हैं वाटर में या एटमॉस्फेयर में, उनको नॉर्मली हम माइक्रोग्राम पर मिलीलीटर और ppm में डिस्क्राइब कर देते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास मोल फ्रैक्शन। जो कॉमनली यूज सिंबल हम मोल फ्रैक्शन के लिए कॉमनली यूज़ करते हैं सिंबल, वो है x, और जो सबस्क्रिप्ट यूज़ होती है राइट हैंड साइड, x के राइट हैंड साइड पे, वो डिनोट करती है किस कंपोनेंट की वो मोल फ्रैक्शन है। मोल फ्रैक्शन किसी भी कंपोनेंट की डिफाइन की जाती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। तो अगर मेरे पास मोल फ्रैक्शन मुझे सोल्यूट के निकालनी है तो मेरा बन जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। और अगर मुझे मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट की निकालनी है तो बनेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द सॉल्वेंट्स। एग्जाम्पल के तौर पे बाइनरी मिक्सचर, ये अभी जो मैंने आपको दो मोल फ्रैक्शन के एग्जाम्पल दिए हैं, ये मैंने एक बाइनरी मिक्सचर को ही कंसिडर करके दिए हैं। तो अब हम बाइनरी मिक्सचर को अगर लें तो अगर नंबर ऑफ मोल्स A और B जिससे हमारा बाइनरी मिक्सचर बना वो है Na और Nb,
तो मोल फ्रैक्शन ए का बन जाएगा हमारे पास एक्स ए, एक्स के सब्सक्रिप्ट में हमारे पास नीचे राइट हैंड साइड पे ए आ जाएगा क्योंकि हम ए की मोल फ्रैक्शन डिस्क्राइब कर रहे हैं, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। अगर मेरे पास कोई सॉल्यूशन है जिसमें काफ़ी सारे कंपोनेंट्स हैं, इसमें मैंने आई नंबर ऑफ कंपोनेंट्स लिए हैं, तो वो बन जाएगा, अगर मुझे अभी भी एक्स ऑफ ए ही निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए ही निकालना है, तो दैट वुड बी एन ए डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी एंड सो ऑन टू एन आई कॉम्पोनेंट्स। तो अभी अगर मैं किसी भी सॉल्यूशन में जो हमें दिया हो उसमें सम सभी मोल फ्रैक्शंस का हमेशा 1 ही रहता है, तो अगर मेरे पास आई नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हैं तो किसी सॉल्यूशन का जो मोल फ्रैक्शंस का सम है वो इस तरह से लिखूंगी मैं, x1 प्लस x2 टिल xi इज इक्वल टू 1, जहाँ पे x मेरा मोल फ्रैक्शन है और जो ये नीचे सब्सक्रिप्ट्स लिखे हुए हैं ये मेरे नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हैं, ये फर्स्ट कंपोनेंट, ये सेकंड कंपोनेंट और ये ith कंपोनेंट। ये नॉर्मली यूज़फुल रहता है जब हम लोग गैस मिक्सचर्स की कैलकुलेशंस की बात करते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास मोलैरिटी। मोलैरिटी को डिफाइन किया जाता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो फॉर्मूला वाइज मोलैरिटी बना मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। एग्जाम्पल के तौर पे 0.25 मोल पर लीटर या 0.25 m सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका मतलब रहेगा 0.25 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने 1 लीटर पानी में डिसॉल्व किया है। मोलैरिटी को डिफाइन करने का एक और तरीका भी है। अगर हमें डेंसिटी दी हुई है सॉल्यूशन की ग्राम पर मिलीलीटर में और उसमें x% सोल्यूट है बाय मास, तो मास ऑफ 1 लीटर सोल्यूशन मेरे पास हो गया 1000 इंटू डी ग्राम्स, वेयर डी इज़ द डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। मास ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर हम निकाल लेंगे तो वो बन जाएगा x/100 इंटू 1000 इंटू डी, तो ये मेरे पास बन गया x इंटू 10 इंटू डी ग्राम्स। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर विच इज़ मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। तो ये मेरा बन गया x इंटू डी इंटू 10 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, जहाँ पर x मेरा परसेंटेज सोल्यूट बाय मास है, d मेरा डेंसिटी है और m के सब्सक्रिप्ट b मेरा ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट है। तो ये एक दूसरा तरीका है जिससे कि हम अपनी मोलैरिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन। हम लोगों को डाइल्यूट करना है तो हम किस तरह से पता लगाएंगे कि कितना हमारी मोलैरिटी नहीं कितनी बनी। तो अब डाइल्यूशन से पहले हमारे पास मोलैरिटी थी m1 और वॉल्यूम था v1। डाइल्यूशन के बाद हमारे पास वॉल्यूम हो गया v2 क्योंकि हमने कुछ मिक्स किया उसमें, डाइल्यूट किया उसे। तो अब मुझे निकालना है मोलैरिटी क्या होगी उस सॉल्यूशन की। तो उसको निकालने के लिए मैं सिंपल ये इक्वेशन यूज़ कर सकती हूँ, m1v1 इज इक्वल टू m2v2, राइट। तो अगर मुझे मोलैरिटी निकालनी है आफ्टर डाइल्यूशन तो वो बन जाएगी m1v1 बाय v2, जबकि जहाँ पर m1 और v1 मेरे वॉल्यूम और मोलैरिटी हैं सॉल्यूशन के डाइल्यूट करने से पहले, जबकि v2 जो है वो है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर डाइल्यूटिंग। नेक्स्ट आता है मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग। अब अगर मुझे मेरे पास 3 सैम्पल्स हैं सॉल्यूशन के अलग अलग, सेम सॉल्वेंट है और सोल्यूट भी सेम ही है, अलग अलग मोलैरिटीज़ हैं, अलग अलग वॉल्यूम्स हैं, अगर मैं उनको मिक्स करती हूँ तो मेरी मोलैरिटी जो फाइनल सोल्यूशन आ रही है वो कितनी आएगी, उसको निकालने का क्या तरीका है। इसमें हम सभी के मोलैरिटी और वॉल्यूम के प्रोडक्ट को ऐड करते जाएंगे और जो हमारी फाइनल मोलैरिटी है उसको सारे वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फॉर्मूला बना m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 इज इक्वल टू mr इंटू v1 प्लस v2 प्लस v3। तो v1 प्लस v2 प्लस v3 मेरा नया वॉल्यूम बना, रिजल्टेंट वॉल्यूम बना जब मैं मिक्सिंग कर चुकी हूँ। मोलैरिटी mr इज़ माई रिजल्टेंट मोलैरिटी, v3 मेरा वॉल्यूम है सॉल्यूशन
का सैंपल नंबर 3 का जिसकी मोलैरिटी M3 है। V2 मेरा वॉल्यूम है उस सोल्यूशन का जिसकी मेरी मोलैरिटी M2 है, और V1 है वॉल्यूम उस सोल्यूशन का जिसकी मोलैरिटी M1 है। ये सभी एक सैंपल्स अलग अलग हैं, सबकी मोलैरिटी अलग होगी, वॉल्यूम अलग होगा, बट सेम सॉल्वेंट और सोल्यूट होगा। नेक्स्ट आ गई मोलैलिटी। मोलैलिटी को डिफाइन किया जाता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट से। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला बना मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मोलैलिटी को हम नॉर्मली स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि मोलैरिटी को हम लोग कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे 1 मोल पर kg या 1 m सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड का मतलब है 1 मोल मतलब 74.5 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोराइड को हम 1 किलो पानी में घोल रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास नॉर्मेलिटी। इसको डिफाइन करने का तरीका है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। नॉर्मेलिटी को हम नॉर्मली कैपिटल N से डिनोट करते हैं, तो इसका फॉर्मूला बन गया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ द सॉल्यूशन। तो अब अगर मेरे पास W ग्राम है सोल्यूट के जिसका इक्विवेलेंट मास E है और ये V लीटर ऑफ सोल्यूशन में है प्रेजेंट है, तो मेरा नॉर्मेलिटी बना WB डिवाइडेड बाय EB डिवाइडेड बाय V, या फिर WB डिवाइडेड बाय EB इंटू V। तो नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट मास जो हुआ वो हुआ WB डिवाइडेड बाय V, विच इज स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम पर लीटर। सोल्यूशन को हम एक्सप्रेस करने के लिए 1n 2n या n/2 n/10 n/100 ऐसे डिफाइन कर लेते हैं। नेक्स्ट आ गई हमारी स्ट्रेंथ या कंसंट्रेशन। इसमें नॉर्मली हम डिफाइन करते हैं इसको अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ये नॉर्मली ग्राम पर लीटर में दिया जाता है। कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन क्या बनी मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, या फिर मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम इंटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन मिलीलीटर। नेक्स्ट है फॉर्मेलिटी। इसको डिफाइन करने का तरीका है नंबर ऑफ फार्मूला मास इन ग्राम प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो अब नंबर ऑफ फार्मूला वेट्स, ये क्या हुआ वेट ऑफ कंपाउंड इन ग्राम डिवाइडेड बाय फार्मूला वेट ऑफ द कंपाउंड। अगर हमारा फार्मूला मास जो है मॉलिक्यूलर मास के बराबर हो तो फॉर्मेलिटी जो है मोलैरिटी के बराबर होती है। ये नॉर्मली आयनिक कंपाउंड्स के लिए यूज़ किया जाता है क्योंकि वहाँ पर कोई भी मॉलिक्यूल की एग्जिस्टेंस नहीं होती। किसी भी आयनिक कंपाउंड के मोल को हम फॉर्मोल बोलते हैं और मोलैरिटी को फॉर्मेलिटी की तरह डिफाइन करते हैं। अब एक बार टेम्परेचर का इफेक्ट देख लेते हैं। जो मेथड्स हैं स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन निकालने के जो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है, जो टेम्परेचर पर नहीं डिपेंड करते, वो हैं मास परसेंटेज, ppm, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी। इनका रीज़न क्या है इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होने का कि ये मास पर डिपेंड करते हैं, वॉल्यूम पर नहीं। पर जो डिपेंड करते हैं टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं वो है मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी। क्यों? क्योंकि ये वॉल्यूम पे डिपेंड करते हैं। यहाँ पे जिस हिसाब से हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा वैसे ही इनकी वैल्यू बढ़ेगी घटेगी। अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं। इट वुड बी वेरी गुड अगर पर अपना वीडियो पॉज करके एक बार इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। ये हमने जो अभी ऊपर कंसेप्ट्स पढ़े हैं उनके ऊपर ही बेस्ड है। वंस आपने कर लिया या कोई परेशानी आ रही है तो आगे कंटिन्यू वीडियो करके इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो अब क्वेश्चन है अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 5.64 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 60 ग्राम ऑफ वाटर। तो हमने एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है, 5.64 ग्राम ग्लूकोज का लिया है और उसको 60 ग्राम ऑफ वाटर में
डिज़ोल्व कर दिया है। तो अभी हमें बोला जा रहा है कि हमें मास परसेंट निकालना है ग्लूकोज का भी और वाटर का भी। तो चलिए देखें कैसे करेंगे हम। हमें पता है मास ऑफ ग्लूकोज इज 5.64 ग्राम्स। वी ऑल्सो नो मास ऑफ वाटर इज 60 ग्राम्स। तो हमारा टोटल मास ऑफ सोल्यूशन बना 5.64 प्लस 60, दैट मीन्स 65.64 ग्राम्स। अब मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज कितना हुआ, मास ऑफ ग्लूकोज इंटू 100 डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सोल्यूशन। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 8.59%। अब क्योंकि एक बाइनरी सॉल्यूशन ही था तो मास जो बाकी का बचा हुआ वो हमारा वाटर होगा। अगर ग्लूकोज 8.59% है तो बाकी का हमारा वाटर है, तो इसीलिए हम लोग मास परसेंटेज ऑफ वाटर इसमें निकाल सकते हैं 100 माइनस मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज। तो वो हमारे पास सॉल्व करके आ रहे हैं 91.41%। आगे चलते हैं अब। 214.2 ग्राम ऑफ शुगर सिरप solution contains 34.2 ग्राम ऑफ शुगर। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर इन द सिरप। तो हमारे पास 214.2 ग्राम शुगर सिरप का है हमारे पास, जिसमें कि 34.2 ग्राम शुगर की है। हमें इसमें मोल फ्रैक्शन निकालनी है अपने शुगर की सिरप में। तो देखें इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। हमें पता है मास ऑफ शुगर इज़ 34.2 ग्राम, जो हमें यहाँ पे दी हुई है। मॉलिकुलर मास जो शुगर का होता है वो होता है 342 ग्राम्स। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास दिया हुआ है 214.2 ग्राम। तो अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर कितने हुए, मास ऑफ शुगर डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर मास ऑफ शुगर, तो वो मेरे पास आ गया 0.1। इसी तरह मास ऑफ वाटर जो होगा वो होगा मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ शुगर, विच कम्स आउट टू बी 180 ग्राम्स। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने हो गए, मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर मास ऑफ वाटर। मास ऑफ वाटर हमें 180 ग्राम दिया हुआ निकाला है अभी हमने, और मॉलिकुलर मास ऑफ वाटर हमें पता है 18 ग्राम होता है, तो इसलिए इसके आ गए 10 मोल्स। तो अब टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास हो गए 10 प्लस 0.1 इज इक्वल टू 10.1। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर हमारी हुई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो ये हमारे पास आया 0.0099। नेक्स्ट है हमारे पास, हमें किसी सॉल्यूशन की मोलारिटी निकालनी है जब हमें 4 ग्राम दिया है कॉस्टिक सोडा को हमने डिज़ोल्व किया है 200 ml ऑफ सॉल्यूशन में। तो लेट्स सी। हमें पता है मॉलिकुलर मास NaOH का जो कि कॉस्टिक सोडा होता है उसका है 40 ग्राम। नंबर ऑफ ग्राम मोल्स इन 4 ग्राम ऑफ NaOH कितने होंगे, क्योंकि हमें 4 ग्राम दिया हुआ था, तो 4/40 इज इक्वल टू 0.1। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, क्योंकि नॉर्मली मोलारिटी निकालने के लिए हमें वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर में चाहिए होता है, तो हमें ये दिया हुआ है ml में, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे लीटर में। सो वी गेट 0.2 लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स विच इज 0.1 डिवाइडेड बाय 0.2 इज इक्वल टू 0.5 m। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, हमें एक सोल्यूशन की डेंसिटी दी हुई है जिसमें 13% बाय मास सल्फ्यूरिक एसिड है, डेंसिटी है 1.09 ग्राम पर मिलीलीटर। हमें उसकी मोलारिटी कैलकुलेट करनी है सोल्यूशन की। तो इसका सोल्यूशन देखें। जो डेंसिटी है सोल्यूशन की वो मुझे दी हुई है 1.09 ग्राम पर मिलीलीटर। सल्फ्यूरिक एसिड मुझे सोल्यूट दिया हुआ है और इसका जो मॉलिकुलर मास है वो है 98 ग्राम्स। तो अभी x मेरे को दिया हुआ है 13% बाय मास, तो यहाँ पे मोलारिटी इज इक्वल टू x इंटू डी इंटू 10 डिवाइडेड बाई MB। इस फॉर्मूले में जब हम डालेंगे तो ये बन जाएगा 13 इंटू 1.09 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 98 विच इज़ 1.445 m। अब हमारे पास 214.2 ग्राम ऑफ शुगर सिरप है जिसमें 34.2 ग्राम ऑफ शुगर है। हमें इसकी मोलालिटी निकालनी है, तो देखें इसका भी सॉल्यूशन।
मास ऑफ शुगर हमारे पास जो दिया हुआ है दैट इज़ 34.2 ग्राम्स। मॉलिकुलर मास ऑफ शुगर जो हमें दिया हुआ है दैट इज़ 342 ग्राम्स। तो मास ऑफ सोल्यूशन जो हमें मिलता है दैट इज़ 214.2 ग्राम्स। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर हमारे पास हो गए मास ऑफ शुगर डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर मास ऑफ शुगर विच कम्स आउट टू बी 0.1 मोल्स। मास ऑफ वाटर जो हुआ वो हुआ हमारा मास ऑफ सोल्यूशन माइनस मास ऑफ शुगर, सो दैट कम्स आउट टू बी 180 ग्राम और 180 डिवाइडेड बाय 1000 kg, क्योंकि हमें kg में चाहिए अपना मास। तो मोलालिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर डिवाइडेड बाय मास ऑफ वाटर इन kg। तो ये में इसको जब सॉल्व करेंगे इट कम्स आउट टू बी 0.555 स्मॉल m, क्योंकि हमारी जो मोलालिटी है वो हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही बस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आपको अगर suk.creations@gmail.com पे ईमेल कर सकते हैं। कोई भी कमेंट्स करने हो प्लीज़ डू ईमेल मी। कुछ और नए टॉपिक्स करना चाहते हो प्लीज़ डू ईमेल suk.creations@gmail.com। तो ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ डू गिव मी अ लाइक and subscribe for hitting the bell icon for more and more videos. Thank you. Have a nice day.